नमस्कार। आज हम बात करेंगे लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ में दो टॉपिक पर हम चर्चा कर चुके हैं। पहले टॉपिक पे हमने आपसे चर्चा की थी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल लॉ के बारे में, और दूसरे वीडियो में हमने चर्चा की थी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो होते हैं उनको निपटाने के कौन कौन से तरीके होते हैं। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग जो मामले निपटाए जाते हैं उसमें जो मुख्य रूप से तीन जो सिस्टम वहाँ पर बताए गए हैं। तीन प्रकार के डिस्प्यूट होते हैं। पहला, एम्प्लाई और एम्प्लायर के बीच अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, एम्प्लाई और एम्प्लाई के बीच अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, एम्प्लाई कई एक साइड हो जाते हैं और एम्प्लायर एक साइड हो जाते हैं, तो ये तीन प्रकार के डिस्प्यूट अगर उनको नियोजन की शर्तों को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस को लेकर के होते हैं, तो ये डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहलाते हैं। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को निपटाने के लिए इस एक्ट में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में तीन प्रकार के प्रोविजंस बताए गए हैं। उन तीन प्रकार के प्रोविजंस पर एक प्रोविजंस पे हम चर्चा कर चुके हैं। वो तीन प्रकार के प्रोविजंस हैं कंसिलेशंस मशीनरी, एडजुडिकेशंस मशीनरी एंड आर्बिट्रेशंस मशीनरी। ये जो तीन यहाँ पर सिस्टम बताए गए हैं, जो तीन मशीनरी बताई गई हैं उन डिस्प्यूट को निपटाने के लिए, उन तीन मशीनरी के ऊपर तीन क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले मशीनरी जो कंसिलेशंस बोर्ड है या जो कंसिलेशंस मशीनरी है, जो समझौता के माध्यम से जो मामले निपटाए जाते हैं, उसका हम इसके पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम आपसे चर्चा करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग जो दूसरी मशीनरी वहाँ पर बताई गई है, और वो मशीनरी है एडजुडिकेशंस मशीनरी, मतलब न्यायाधिकरण यंत्र। और इसके अकॉर्डिंग न्यायालय में केस जाते हैं और न्यायालय के माध्यम से मामला निपटाने की कोशिश की जाती है। तो जो ये एडजुडिकेशंस मशीनरी है, एडजुडिकेशंस मशीनरी में चार धाराओं का उल्लेख किया जाता है। उन चार धाराओं में जो पहली धारा है वो है सेक्शन 6। सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, जांच न्यायालय का गठन किया जाता है। सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग लेबर कोर्ट की स्थापना करवाई जाती है। सेक्शन 7A के अकॉर्डिंग ट्रिब्यूनल्स या अधिकरण जिनको हम कहते हैं वो बनाए जाते हैं, और सेक्शन 7B के अकॉर्डिंग नेशनल ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये चार जो अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, उन कॉन्सेप्ट की सहायता से एडजुडिकेशंस मशीनरी काम करती है। अब जरा इन चारों सेक्शंस के ऊपर बहुत जल्दी से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले, जब कॉन्सिलेशंस मशीनरी या समझौता यंत्र से मामला नहीं निपट पा रहा है, तब ऐसी स्थिति में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन करती है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग जांच न्यायालय का गठन करवाया जाता है, और समुचित सरकार जांच न्यायालय को वो फाइल सौंपती है जो डिस्प्यूट से संबंधित है, और जांच न्यायालय को ये जांच करने का काम दिया जाता है कि वो ये देखें कि ये डिस्प्यूट वास्तव में किस कैटेगरी का है और ये डिस्प्यूट किस तरीके से निपटाने की कोशिश की जाना चाहिए। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बारे में ज़रा हम आपसे बात कर दें। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो बनाई जाती है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा उस मामले का स्तर देखते हुए वो जांच न्यायालय बनाया जाता है। जांच न्यायालय के बारे में स्पष्ट कर दें, भले इसमें न्यायालय शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन जांच न्यायालय को केवल उस मामले में जांच करने का ही अधिकार है, और जांच न्यायालय उस मामले में डिसीजन देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है। ये फुल फ्लैश कोर्ट जजमेंट देने वाला नहीं होता है, ये केवल उसकी जांच करता है, और जांच करने के बाद फिर वो मामला ट्रिब्यूनल्स में, नेशनल ट्रिब्यूनल्स में या नॉर्मल ट्रिब्यूनल्स में या लेबर कोर्ट में जाना चाहिए, ये जांच न्यायालय रिकमेंड करता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, और फिर वो मामला वहाँ पर कोर्ट सिस्टम में चला जाता है। तो जांच न्यायालय का गठन, अगर जांच न्यायालय की हम बात करें तो ये ब्रिटिश औद्योगिक न्यायालय अधिनियम 1918 से ये कॉन्सेप्ट इंडियन लेबर एक्ट में रखा गया है। तो उस समय अगर हम इंग्लिश कोर्ट की बात करें तो वहाँ पर मिनिस्टर्स को ही जांच न्यायालय गठित करने का अधिकार हो जाता था, और वो जांच न्यायालय अपने हिसाब से गठित करके जांच न्यायालय को मामले सौंप देते थे। लेकिन इंडियन लॉ में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। इंडियन लॉ में प्रॉपर गजट नोटिफिकेशंस के द्वारा भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट जो समुचित सरकार है, जैसा भी मामला है वो वहाँ पर जांच न्यायालय का गठन करके उस जांच न्यायालय को वो फाइल सौंपते हैं।
जांच न्यायालय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उनकी जो जांच न्यायालय का अधिकारी होगा उसकी नियुक्ति करवाई जाएगी। और जांच न्यायालय का जो अधिकारी है वो एक स्वतंत्र व्यक्ति के माध्यम से करवाई जा सकती है, या जैसे भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो एक से अधिक वहाँ पर व्यक्तियों को उस जांच न्यायालय में शामिल कर सकती है। जांच न्यायालय तुरंत उस पर एक्शन टू रिएक्शन करेगा, तुरंत उस पर काम करेगा। और जांच न्यायालय को जिस तारीख को मामला सौंपा गया है 6 महीने का टाइम उसको दिया जाता है कि वो इस पर पूरी तरह से अपना सेटिस्फिकेशन कर ले, अपना पूरी तरह से वहाँ पर जो भी जांच बनती है उन जांच को वहाँ पर देखे, और पूरी तरह से जांच करने में किसी भी प्रकार से नेचुरल जस्टिस का वॉयलेशन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से जांच न्यायालय पूरा काम करता है। 6 महीने उसको टाइम दिया जाता है। अगर 6 महीने में वो जांच पूरी नहीं हो पाती है तो जांच न्यायालय वो फाइल या तो सरकार के पास जो ग्राउंड है, जो रीजनेबल ग्राउंड है, अगर वो बताता है तो 6 महीने से ज़्यादा का समय भी उसको दिया जा सकता है। और लेकिन अगर रीजनेबल ग्राउंड नहीं है और उसकी जांच पॉसिबल नहीं हो पा रही है तो 6 महीने में वो फाइल वापस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास दे देगा, और फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करेगा। जांच न्यायालय की रिकमेंडेशन के आधार पे फिर वो गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अगर वो मामला लेबर कोर्ट में जाने के योग्य है तो वो लेबर कोर्ट में दे देगा। और लेबर कोर्ट का गठन वहाँ पर अधिनियम की धारा 7 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जिसको हम श्रम न्यायालय कहा जाता है। तो इसके बाद जांच न्यायालय के रिकमेंडेशन के आधार पे जो समुचित सरकार है वो श्रम न्यायालय का गठन कर देगी, और श्रम न्यायालय में भी जो समुचित सरकार है गजट नोटिफिकेशंस के द्वारा श्रम न्यायालय को बना देगी। और श्रम न्यायालय में जितने भी न्यायाधीश वो रखना चाहें, एक या इससे अनेक, जैसे भी वो मामला हो, तो श्रम न्यायालय वहाँ पर बना दिया जाएगा। श्रम न्यायालय की न्यायाधीश होने के लिए बहुत सारी वहाँ पर क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं, क्या क्या योग्यताएं वहाँ पर होना चाहिए। या तो वो 7 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर काम कर चुका हो, वो हाई कोर्ट का जज हो या रहा हो, कम से कम 2 साल तक वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग जो अपीलेंट बनाई जाती है उसमें 2 साल तक कम से कम काम कर चुका हो, या 5 साल तक कम से कम किसी न्यायिक क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में 5 साल तक वो श्रम न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो, और श्रम न्यायाधीश में भी अध्यक्ष के हैसियत से काम कर चुका हो। तो इस प्रकार से इसकी एक क्वालिफिकेशन और बनती है कि कम से कम 3 वर्ष तक किसी जिले में जिला न्यायाधीश या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में काम कर चुका हो। तो इस प्रकार से श्रम न्यायालय वहाँ पर गठित हो जाएगा। अगर एक से अधिक न्यायाधीश श्रम न्यायालय में रखे गए हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहाँ पर उसमें से एक चेयरपर्सन बनाया जाएगा, और चेयरपर्सन फिर उस पूरी जो काम को संचालित करने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से जांच न्यायालय की रिकमेंडेशन के आधार पर श्रम न्यायालय में मामला जाएगा। श्रम न्यायालय के पास जैसे ही वो केस जाएगा वो लेबर कोर्ट तुरंत उस पर कार्रवाई शुरू कर देगा, और उसको सिविल न्यायालय के पावर होंगे। और सिविल न्यायालय में जिस प्रकार से प्रोसीडिंग्स अपनाई जाती है, ये लेबर कोर्ट भी श्रम न्यायालय के अकॉर्डिंग काम करते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। इस प्रकार से श्रम न्यायालय अपना काम करेगा, और श्रम न्यायालय जब मामला निपटा दिया जाता है तो वापस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास वापस कर देगा। अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये चाहती है या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के द्वारा ये रिकमेंड किया गया है कि ये श्रम न्यायालय में जाने योग्य मामला नहीं है, ये ट्रिब्यूनल्स में दिया जा सकता है। ट्रिब्यूनल्स के बारे में हम आपको बता दें, अधिकरण होते हैं ये, और ये ट्रिब्यूनल्स को पूरे न्यायालय के पावर होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं जिससे कि मामला तुरंत निपटाया जा सके। तो अगर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के द्वारा ये रिकमेंड किया गया है कि नहीं ये उसमें ट्रिब्यूनल्स में जाना चाहिए, तो फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल्स वहाँ पर बना देगी, और ट्रिब्यूनल्स के माध्यम से वो मामला निपटाने की कोशिश की जाएगी। ट्रिब्यूनल्स में भी न्यायिक अधिकारी ही वहाँ पर उपस्थित होते हैं, और न्यायिक अधिकारियों की सहायता से वो मामला निपटाने की कोशिश की जाती है। तो ये सेक्शन 7A में जो ट्रिब्यूनल्स बनाई जाती है उसके अकॉर्डिंग मामला देखा जाता है। इसके बाद अगर जो केस है वो लेबर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐसा है जिसमें नेशनल इम्पॉर्टेंस है या राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय छिपा हुआ है, तो उसको नेशनल ट्रिब्यूनल्स में भेज दिया जाता है। और नेशनल ट्रिब्यूनल्स अधिनियम की धारा 7B के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बना करके फिर वो मामला नेशनल ट्रिब्यूनल्स के हाथ में सौंप देती है, और नेशनल ट्रिब्यूनल्स फिर अपने हिसाब से उस मामले को देखता है और फिर उसको डिसाइड करता है। नेशनल ट्रिब्यूनल्स भी एक व्यक्ति से मिलकर के बनी हो सकती है या कई व्यक्तियों से मिलकर के बनाया जा सकता है, जैसे कि उस मामले की कैटेगरी होती है। तो अगर हम नेशनल ट्रिब्यूनल्स की बात करें तो नेशनल ट्रिब्यूनल्स में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो, या कम से कम वो 2 वर्ष तक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1950 के अकॉर्डिंग वो वहाँ पर अपीलेंट कोर्ट में अध्यक्ष के रूप में काम कर चुका हो, तो ऐसे व्यक्ति को वहाँ पर नेशनल ट्रिब्यूनल्स का अध्यक्ष बनाया जाता है।
तो नेशनल ट्रिब्यूनल्स उसको बड़े जल्दी से मामले को एक्सेप्ट करता है और उसको तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको निपटाने की कोशिश करता है। और नेशनल ट्रिब्यूनल्स के द्वारा अगर कोई मामला निपटाया जाता है तो वो नेशनल स्तर पे जो इस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, जिस समस्या को लेकर के वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बना था, तो अगर नेशनल ट्रिब्यूनल्स के द्वारा उसको निपटाया जाएगा तो निश्चित रूप से वो पूरे भारत में एक समान रूप से सभी को वो अधिकार मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से नेशनल ट्रिब्यूनल्स को भेजे जाते हैं। तो ये कैसे दूसरा जो मशीनरी है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट निपटाने के लिए, जिसको हम एडजुडिकेशंस मशीनरी कहते हैं, जिसको हमने न्यायाधिकरण यंत्र कहा, तो उसमें ये 4 तरीके से सिस्टम से होते हुए मामले निपटाया जाता है। जिसमें हमने पहले बात की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, इसके बाद धारा 7 में लेबर कोर्ट, धारा 7A के अकॉर्डिंग ट्रिब्यूनल्स और 7B के अकॉर्डिंग नेशनल ट्रिब्यूनल्स। तो ये दूसरी मशीनरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। हमारे अगली वीडियो में थर्ड मशीनरी के माध्यम से कैसे मामले निपटाए जाते हैं और वो आर्बिट्रेशन मशीन होगी। तो बहुत जल्दी एक अगली वीडियो को लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।